सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा, ईरान, इसराइल, लेबनान, सीरिया, यमन की खबरें। तमाम बेहद अहम खबरें हैं। इन सभी खबरों का लिंक मिडिल ईस्ट से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। और शो शुरू होता है एक सवाल के साथ, क्या अब गजा में टोटल सीज़फायर, एक मुकम्मल सीज़फायर का प्लान बन चुका है? कोई टेम्पररी सीज़फायर नहीं, सीधे टोटल सीज़फायर होगा? क्या जंग को पूरी तरह से रोकने की डिमांड पर नेतन्याहू झुक गया है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए 1 अगस्त को आई द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब कोई अधूरा सौदा नहीं होगा। इस रिपोर्ट का मजमून यही है, अब कोई अधूरा सौदा नहीं होगा। इसराइली हुकूमत के एक बड़े अफसर ने कहा है कि अब अमेरिका और इसराइल दोनों एक फुल सीज़ फायर और तमाम बंदूकों की, तमाम होस्टेजेस की, तमाम यरगमालियों की रिहाई के प्लान पर एक साथ हैं, अमेरिका और इसराइल। पहले इसराइल बारी बारी फेज्ड वाइज होस्टेजेस की रिहाई चाहता था, उसका प्लान बना रहा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर दोबारा जंग शुरू करने का बहाना बना रहे, नेतन्याहू की हुकूमत भी बनी रहे, क्योंकि उसकी सरकार में शामिल कुछ इंतहा पसंद, कुछ कट्टरपंथी पार्टियां फुल सीज़ फायर के खिलाफ थीं। अब जो नई सोच सामने आई है उसमें कहा गया है कि इसराइल और अमेरिका दोनों ये चाहते हैं कि तमाम होस्टेजेस की एक साथ रिहाई हो, हमास से हथियार छीने जाएं या सरेंडर करवाया जाए, यानी कि वो कहे कि अब हम हथियार नहीं उठाएंगे, और गज़ा को फ़ौजी ताकत से पूरी तरीके से खाली करा दिया जाए, यानी कि गज़ा को डीमिलिटराइज करा दिया जाए। इसराइल की ये सोच ऐसे वक्त में सामने आई है जब दोहा में, कतर में चल रही बातचीत एक बार फिर से रुक गई है। इसराइल और अमेरिका ने पिछले हफ्ते दोहा से अपने अफसरों को वापस बुला लिया था। उन्हें हमास का जवाब पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ हमास साफ कह चुका है कि वो तमाम होस्टेजेस को छोड़ने को तो तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो। दो बातें तो क्लियर हो गई, दोनों लोग दो बातों पर तो अग्री हैं, लेकिन हमास अपने हथियार डालने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी पहचान शिनाख्त वही है। वहीं नेतन्याहू बार बार ये कह रहा है कि अगर अभी जंग रोकी गई तो हमास फिर से मजबूत हो जाएगा, यानी या तो मुकम्मल रुके या फिर खैर। तो साफ है कि अगर ये नई तजवीज़ पेश कर दी गई तो बस एक पॉइंट बचा रह जाएगा, हमास के पास हथियारों का रहना। हमास कैसे अग्री होगा, यही हर किसी के जहन में सवाल है। लेकिन बात फेज वाइज सीज़ फायर से अब टोटल सीज़ फायर पर तो होने लगी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब असलियत समझ आ गई है? क्या अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि नेतन्याहू गजा की जंग को अपनी कुर्सी बचाने के लिए खींच रहा है? क्या अब उन्हें यह एहसास हुआ है? इस्राएली मीडिया की हेडलाइन कह रही है आज की कि ट्रंप को अब यकीन हो चला है कि नेतन्याहू गजा की जंग को अपनी कुर्सी बचाने के लिए खींच रहा है। द अटलांटिक की रिपोर्ट पर यह रिपोर्ट बेस्ड है। द अटलांटिक की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप को अब लगने लगा है कि इसराइल ने अपने सारी फौजी मकसद बहुत पहले ही हासिल कर लिए थे, लेकिन नेतन्याहू की सियासी भूख अब भी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अफसरों का कहना है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेकरार हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने एक यहूदी डोनर से, जो चंदा वंदा देते हैं, बड़ा बड़ा चंदा, उस यहूदी डोनर से साफ कह दिया ट्रंप ने कि मेरे लोग अब इसराइल से नफरत करने लगे हैं। मैंने कल रिपोर्ट पढ़ी थी, मैगा वाले नफरत करते हैं यहूदियों से, इसराइल से। इस बीच ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ आज यरूशलेम में नेतन्याहू से मिले और अब वो गजा जा रहे हैं। आज एक ऐसे वक्त में जब इसराइली फ़ौज के हाथों में गजा में रोज़ाना इंसानी मदद लेने आए लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है। तो क्या स्टीव विटकॉफ का दौरा गजा के लिए कोई उम्मीद लाएगा या फिर ये एक और चैलेंज बन जाएगा? सोचिए, किसी अमेरिका के अफसर का, इतने बड़े अफसर का जो डोनाल्ड ट्रंप का ख़ास है, जिसे मिडिल ईस्ट के लिए ही अपॉइंट किया गया है, जिसे गज़ा के सीज़ फायर की सारी बातचीत की देखरेख सौंपी गई है, वो गज़ा जा रहा है। ये एक नॉर्मल बात नहीं है। इस पर नज़र बनाकर रखेंगे, अपडेट आपको करेंगे। गज़ा की कई और ख़बरें हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। लेबनान से एक बार फिर खबर है कि वहाँ पर फिर एक बार इसराइल ने बड़ा हमला किया है। बीका वैली और दूसरी जगहों पर हमला करके हिजबुल्लाह के मिसाइल ठिकानों को उड़ाने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। इसराइल सेज इट स्टक हिजबुल्लाह मिसाइल फैक्ट्री इन लेबनान। लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया है, उसे हिट किया है, ये आईडीएफ का कहना है। और लगातार ये बताया जा रहा है कि ये 31 जुलाई की तस्वीर है जब ये धुआं उड़ रहा है।
मशरूम जैसा, हमारे उनके बीच कुछ घंटों का फासला है, यू नो वेरी वेल। और इसराइल ने कहा है कि उसने जो है ये हमले अंजाम दिए हैं क्योंकि इन मिज़ाइल फैक्ट्रीज़ में फिर से इसराइल पर मिज़ाइलें बरसाने के लिए सारे साजो सामान तैयार किए जा रहे थे। तो इस वजह से हमने अपनी सिक्योरिटी के मद्देनज़र इस पर हमला करना बेहतर समझा, ये IDF का कहना है। अब हिज़्बुल्लाह का क्या कहना है वो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी में आप देख लीजिए, क्योंकि हिज़्बुल्लाह के ऊपर प्रेशर है वहाँ की हुकूमत का, और हुकूमत के ऊपर है प्रेशर वेस्ट का कि भाई हमें इसराइल को बचाना है, लिहाजा हिज़्बुल्लाह के एक एक हथियार को जो है वो खिलाल बना दीजिए, उनसे छीन लीजिए। अब लेबनानी हुकूमत के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ आउन, उन्होंने कल मिलिट्री परेड में ये कहा कि सिवाय हुकूमत की फ़ोर्स के और किसी के पास हथियार नहीं हो सकते, जिनके पास हैं छीने जाएंगे। इशारा साफ था। हिज़्बुल्लाह का उन्होंने बल्कि नाम भी लिया। हिज़्बुल्लाह के चीफ जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम रात में आते हैं और बयान देते हैं कि हिज़्बुल्लाह के पास जो भी हथियार हैं वो लेबनान की दिफा के लिए, हम उसे फैशन के लिए लेकर नहीं चल रहे, लेबनान की सिक्योरिटी के लिए वो हथियार हमारे पास रहने ज़रूरी हैं। नईम कासिम ने एक बार फिर कह दिया कि हिज़्बुल्लाह किसी भी सूरत में अपने हथियार सरेंडर करने नहीं जा रहा है और इसराइल को साउथ लेबनान के इलाकों से हटना होगा। यानी एक तरफ हिज़्बुल्लाह की साइट्स पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह कह रहा हथियार नहीं छोड़ेंगे। ये एक बड़ी कैफियत, ये एक बड़ी कशमकश इस वक्त लेबनान में चल रही है। यमन के हौथीज़ के अंसरुल्लाह मूवमेंट के जो सुप्रीम लीडर हैं अब्दुल मलिक अल हौथी, उन्होंने एक बयान दिया और हर जुमेरात को देते हैं बयान। कल उन्होंने बयान दिया रात में और टेलीवाइज इंटरव्यू था, टेलीवाइज उनकी स्पीच थी और उसमें उन्होंने ये कहा कि यमन लगातार गज़ा की हिमायत में इसराइल पर हमले करते रहेगा। लेकिन उनकी जो मेन बात थी वो ये थी कि जो भी इसराइली आर्मी गज़ा में कर रही है उस सब के पीछे खुला खुला सपोर्ट अमेरिका का है। ये बात कोई नई नहीं है, इस बात को कई बार कहा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये बयान है तो देना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि आप कोई नई खबर नहीं दे रहे, तो इन लोगों से कहो कि भाई नया बयान दे दो, निंदा बहुत हो गई, कुछ नया कर दो, कह दो कि नहीं अब हम नहीं लड़ेंगे, चलो तुम भी मत लड़ो। तो US आर्मी फुल बिहाइंड इसराइली मिलिट्री क्राइम। इसराइल की मिलिट्री के क्राइम्स के पीछे पूरा हाथ अमेरिका का है, ये अब्दुल मलिक अल हौथी का है। हो सकता है इनको आज पता चला हो, बहुत से व्यूअर्स को बहुत पहले से पता था, बहुत से लोग तो यही कहेंगे। खैर, हम बात करते हैं अब सीरिया की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से मॉस्को में मुलाकात की है। आप सोचिए ज़रा, स्टेटस देखिए, सीरिया का फॉरेन मिनिस्टर रूस के सदर से मुलाकात करता है और रूस में ये मुलाकात हो रही है। खुद दावत देकर सीरिया के डेलीगेशन को बुलाया है रूस ने और पुतिन ने ये मीटिंग सेट करवाई, टाइम निकाला कि हमें सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर से मिलना है। अहमद अल शरा तो आने वाले नहीं रूस, क्योंकि बशर अल असद भी अभी रूस में है। हालांकि अल-शरा को कुछ हो नहीं सकता अभी, ये रूस को भी पता है, क्योंकि डील आगे उन्हीं के साथ करनी, हुकूमत तो उन्हीं की रहेगी या फिर एक खाना जंगी में हो जाएगा सीरिया। रशिया को दो अपने, एक नेवल फ्लीट वाला जो नेवल अड्डा है और एक मिलिट्री अड्डा है, हमने आपको रात बताया था, वो कायम रखने, इसको लेकर सीरिया से बड़ी बातचीत चल रही है। और रूस ने यह भी कहा है कि हम उन्हें ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए भी उन अड्डों को इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आपको मदद, आपके लोगों को पहुँचा सकते हैं। सीरिया के अहमद अल-शरा कह चुके हैं, नहीं तुम ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, हमारी ज़मीन पर रहने का अच्छा किराया चुकाना होगा। और भी कई चीज़ें हैं, पेचीदगियाँ हैं, जिसको लेकर सीरिया और रूस के बीच बातचीत चल रही है। रूस चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट में सीरिया की ज़मीन पर बना रहे, इसी को लेकर कल मॉस्को में बातचीत हुई है। लेकिन एक तरफ अमेरिका से क़ुरबतें और दूसरी तरफ रूस जाकर पुतिन से मुलाकात, सीरिया के ऑफिशियल्स की, ये बात समझ में नहीं आती। क्या सीरिया अपने दम पर ये कर सकता है या इसके पीछे भी अमेरिका है? खैर छोड़िए। हाँ, ईरान की ये खबर है, ईरान और पाकिस्तान ने जो है एक साथ ये मांग की है पूरी इस्लामिक उम्मा से, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं उन सब से, कि इस वक्त इस्लामिक यूनिटी बहुत ज़रूरी है इसराइल के ख़िलाफ़, जो इसराइल के प्लॉट्स हैं उन सब के ख़िलाफ़। और अगर हम अभी नहीं जागे तो सभी का कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हो जाएगा। दुनिया में एक बार फिर से ISIS और अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का सर उठ रहा है। ये UN के एक्सपर्ट्स ने अंदेशा जताया है और इनका कहना है कि सीरिया और अफ्रीकन ममालिक इसका फिर से मरकज़ बन सकते हैं विद ग्रोइंग रिस्क इन सीरिया। तो ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी ब्रांचेस हैं, कई ऐसी शाखें हैं जो ISIS से जुड़ी हैं
और इनमें से कोई निकल गया, उन्होंने अंसार भंसार ये वो नाम रख लेते हैं और ये सब अपने आप को जो है इस्लाम का सिपाही बताते हैं, हालांकि इन सब के प्राइम टारगेट मुसलमान ही होते हैं। इन लोगों ने 99% से ज़्यादा आज तक मुसलमानों को कत्ल किया है, सिर्फ एक इस्लामी निज़ाम कायम करने के नाम पर। ये दुनिया का पहला वाक़या होगा कि जिसकी हिफाजत करना है, जिसको सर्व करना है, उसी को मार देना है। समझ रहे हैं कि इस खेत से हमें रोटी मिलेगी, इस खेत से हमें दालें मिलेंगी, आओ चलो पहले इस खेत को आग लगा दें। सब बर्बाद कर दीजिए, आप उसमें नमक डाल दीजिए, ज़मीन बंजर बना दीजिए, फिर कहाँ मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, पता करना चाहिए। आपको पता ही होगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं कि ISIS अल-कायदा जैसी तंजीमों के पीछे आखिरकार कौन है। अच्छा, जर्मनी ने कल एक बहुत बड़ी बात कही। मैं गज़ा की न्यूज़ पर वापस आया हूँ। जर्मनी ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सबसे बेहतर सॉल्यूशन है गज़ा, इसराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में अमन कायम करने के लिए। और ये प्रोसेस, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा कि 2 स्टेट का प्रोसेस अभी शुरू होना चाहिए, अब इसमें देर नहीं की जानी चाहिए। तो इसराइल में सब लोगों के छाले पड़ने लगे। बेन गुविर जैसा सेटलर, जो कभी आतंकवाद का भी आरोपी रहा है, दहशतगर्दी का, वो बेन गुविर जो है उछल पड़ा और कह रहा है कि जो है जर्मनी जो है फिर से नाजी जर्मनी बन रहा है, हिटलर के टाइम का जर्मनी बन रहा है। मतलब कोई फ़लस्तीनी मुल्क की हिमायत ना करते। जिन्हें ये लगता है कि मुसलमानों ने कभी, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता, मुसलमानों ने कभी यहूदियों को भगाकर यहाँ कब्ज़ा कर लिया, तो नहीं। आप उठाइए इसराइल की, अगर आप ड्रामों में यकीन रखते हैं तो इसराइल की जो हिस्ट्री है उसमें जाइए। इसराइल नहीं, तब यहाँ पर कनान था, फ़लस्तीन था और फ़लस्तीनी कहलाते थे लोग। तो डेविड करके या कुछ करके है, एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर, देखिए आपको पता चलेगा। हज़ारों साल पहले के किस्सों में भी, इस्लाम से भी पहले, दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम में जो है और उससे भी पहले, फ़लस्तीनी नाम का यूज़ होता था। तो ये लोग तब से एग्जिस्ट करते हैं। ये उन लोगों को, दुमछल्लों को बता रहा हूँ जो यहाँ आ जाते हैं कि अच्छा हुआ फ़लस्तीनियों को अब भुगतना चाहिए, उन्होंने किया है, उन्हें पता नहीं है। एक औरत का वीडियो शेयर किया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने, मैं आपको सिर्फ उनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और वो कहती हैं, इफ़ आवर सफरिंग इज़ एन एक्शन मूवी इट वुड हैव बीन एंडेड। अगर हमारा ये जो दुख है, हमारा जो गम है, हमारे ऊपर जो जुल्म है, ये सब जो हो रहा है, अगर ये एक एक्शन मूवी होती, या एक्शन मूवी है, तो इसे अब ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत लंबा वक्त हो चला, अब इतना एक्शन नहीं होना चाहिए, अब ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। और आखिर में मैं आपको कागज़ पर लिखा हुआ कुछ दिखाना चाहता हूँ। इस कागज़ पर लिखा है, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और पता है ये किसकी जेब से निकला है? ये नैपकिन पर लिखा गया है और उस शख्स की जेब से निकला है जो शख्स अल-औदा हॉस्पिटल के पास हुई स्ट्राइक में परसों मार दिया गया। उसने किसी के लिए लिखा होगा, वो ख़त्म हो गया, उसकी मोहब्बत ख़त्म हो गई, जिसे वो चाहता होगा शायद, पता नहीं वो कब तक ज़िंदा रहे। क्या अजीब वाक़या है, क्या अजीब हाल है। ये गज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ा के लिए दुआ करिए, आज खुसूसन दुआ कीजिए कि गज़ा में, फ़लस्तीन में, वेस्ट बैंक में और दुनिया के हर ममालिक में जहाँ भी जुल्म हो रहा है वहाँ अमन कायम हो जाए और ज़ालिमों का मुंह काला हो जाए, वो या तो राह पर आ जाएं या राह से हट जाएं। सलामत रहिए, खुश रहिए।